एक आदमी आखिर कितने रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है, वो भी तब जब दुनिया भर में उसकी बिरादरी को घृणा की नजरों से देखा जाता हो। जैसे रोनाल्डो फुटबॉल खेल सकता है, क्रिकेट नहीं। विराट क्रिकेट खेल सकता है, चेस नहीं। लेकिन इतिहास में एक आदमी ऐसा भी था जिसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो एक या दो नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा चीजों में रिकॉर्ड्स तोड़ देगा और एट द सेम टाइम हिटलर का सर भी झुका देगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी उसी आदमी के बारे में है। अगर आप सिर्फ एक वजह से अपनी जिंदगी में हार मान बैठे हैं तो जरा इस मूवी को देखिए। इसमें आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार और मोटिवेशनल बायोपिक मूवी को। दोस्तों, ये कहानी है ओलंपिक एथलीट जेसी ओवेंस की। 1929 के दशक में महामंदी की वजह से जब कई लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, तब अश्वेत लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, खास करके अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोगों की। उस वक्त समाज में उन्हें पिछड़ा माना जाता था और गोरे लोग उन्हें नीचा दिखाते रहते थे। इसलिए ना तो उनकी समाज में कोई इज्जत थी, ना ही किसी को उनके राइट्स की परवाह थी। यहाँ तक कि अश्वेत लोगों को कोई नौकरी पर भी नहीं रखता था। उन्हें सबसे आखिरी में नौकरी मिलती और सबसे पहले नौकरी से निकाल भी दिया जाता था। तो अपना गुजारा करने के लिए वो लोग छोटे मोटे काम करने पर मजबूर थे। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उन लोगों ने हालात ठीक होने की उम्मीद भी छोड़ दी, क्योंकि समाज के बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन उन्हें किसी भी चीज में शामिल ही नहीं करना चाहते थे। हर जगह, हर बार, हर मौके पर काबिलियत होने के बावजूद भी उन लोगों को नकार दिया जाता था। लेकिन इसी बीच कुदरत ने दुनिया भर के लोगों को उनकी गलती का रियलाइज कराने के लिए और अश्वेत लोगों को बचाने के लिए जेसी को चुना था। ये बात है सन 1933 में क्लीनलैंड, ओहायो में रहने वाले जेसी ओवेंस की, जो रोज अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करता था। बचपन से ही उसे रनिंग का बहुत शौक था और उसकी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस की वजह से उसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर से स्कॉलरशिप भी मिल चुकी थी। अपनी फैमिली में अकेला जेसी ही था जो कॉलेज जा रहा था, इसलिए जेसी की माँ उसे एक महंगा सूट पहनाती है ताकि कॉलेज में वो इज्जतदार लग सके और कोई उसकी गरीबी का मजाक ना उड़ाए। लेकिन उसके माँ बाप के मन में अभी भी बेचैनी थी। वो जानते थे कि काले होने की वजह से जेसी को भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, जिसे झेलना आसान नहीं होगा। पर फिर भी वो जेसी को खुशी से अलविदा कहते हैं और उसे समझाते हैं कि लोगों पर ध्यान मत देना। उधर ओहायो स्टेट का कोच लैरी काफी परेशान था, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस के साथ रनिंग कंपटीशन में ओहायो स्टेट लगातार तीसरी बार हार चुका था और डीन को लग रहा था कि उन्होंने लैरी को कोच बनाकर गलती कर दी है। हालांकि लैरी खुद एक बहुत ही बढ़िया एथलीट रह चुका था, लेकिन हार के बाद सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए अपनी टीम को जिताने के लिए लैरी नए एथलीट्स भर्ती करना चाहता था और तब उसे जेसी ओवेंस के बारे में पता चलता है। वो उसके रिकॉर्ड्स को चेक करता है तो उसे लगता है कि जेसी एक अच्छा रनर बन सकता है। जेसी का दोस्त डेव भी उसी की तरह एथलीट था और उसे भी स्कॉलरशिप मिली थी। फिर हम देखते हैं कि ओहायो जाने से पहले जेसी अपनी गर्लफ्रेंड रूथ से मिलता है, जो एक ब्यूटी सैलून में काम करती थी। अब जेसी और रूथ की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी ग्लोरिया जन्म ले चुकी थी। बिना शादी के ही पिता के तौर पर जेसी एक जिम्मेदार इंसान था जो अपनी बेटी की जरूरतों को अच्छी तरह से समझता था। जेसी ने असल में शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से स्टेबल करने के बाद ही अपनी बेटी और बीवी को घर में लाना चाहता है। हालांकि वो अपनी शादी से पहले ही अपनी बेटी और वाइफ से जुड़ा हर खर्चा उठा रहा था। अब जाने से पहले वो रूथ से वादा करता है कि वो जल्दी ही वापस आकर उससे शादी कर लेगा और उन दोनों को एक बढ़िया जिंदगी देगा। फिर रूथ और ग्लोरिया से अलविदा लेकर वो अपने सपनों के सफर ओहायो स्टेट के लिए रवाना हो जाता है। ओहायो पहुंचकर दोनों दोस्त ट्रैक पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी लैरी सिर्फ जेसी को ऑब्जर्व कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद जब वो दोनों शॉवर लेने जा रहे थे तो फुटबॉल टीम के गोरे खिलाड़ी वहां आते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है कि पहले शॉवर हम लेंगे, उसके बाद तुम दोनों जाना। इसके बाद उनके काले होने पर उन दोनों को नीचा भी दिखाते हैं। अब कॉलेज में पहले ही दिन ऐसा रेसिज्म देखकर डेव को बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उनकी पिटाई करना चाहता था। लेकिन जेसी उसे शांत करता है और कहता है कि बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप लेकर हमें इस महंगे कॉलेज में दाखिला मिला है, जहाँ गोरे और काले सब एक साथ पढ़ते हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी बेवकूफी की वजह से पहले ही दिन हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। इसके बाद कोच लैरी जेसी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसकी रनिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी रनिंग नेचुरल है, तुम्हारा स्प्रिंटिंग स्टाइल और दौड़ने की क्षमता जन्मजात है, जो तुम्हें दूसरे खिलाड़ियों से आगे ले जाती है। वो ये जानना चाहता था कि क्या जेसी में जीत हासिल करने का जुनून है और उसके लिए क्या वो हार्ड वर्क करने को तैयार है या नहीं, क्योंकि उस समय ये आम बात थी कि काले लोग गोरों से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते थे।
इसलिए जैसी कोच से आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। लैरी ये देखकर कहता है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये तमीज नहीं सिखाई कि जब किसी से बात करते हैं तो आंखें मिलाकर बात करते हैं। तो ये सुनकर जैसी लैरी से आंखें मिलाकर कहता है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था, मैं तब से मेहनत मजदूरी का काम कर रहा हूँ और मैं किसी भी तरह के हार्ड वर्क के लिए तैयार हूँ सर। फिर लैरी बताता है कि वो चाहता है जैसी बर्लिन में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा ले और अमेरिका को एक गोल्ड मेडल ला कर दे। ये बात सुनकर जैसी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने ओलंपिक्स में दौड़ने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर अगली बार सुबह जब लैरी जैसी की प्रैक्टिस करवाता है तो जैसी की स्प्रिंटिंग स्पीड को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि जैसी उन्हें कम से कम एक गोल्ड मेडल तो दिला ही देगा। लेकिन बर्लिन में ओलंपिक गेम्स हो पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर के भ्रष्ट इरादे पूरी दुनिया को पता चल चुके थे। दुनिया भर में कई लोग हिटलर की कार्यवाहियों से चिंतित थे, क्योंकि हिटलर अपनी नाजी विचारधारा के तहत जर्मन आर्य जाति के लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानता था और इसलिए बाकी सबको नीचा समझता था। इसलिए उसने यहूदियों, रोमानी, वामपंथियों और अन्य लोगों का उत्पीड़न शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में लोगों द्वारा विश्व स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका था, ताकि 1936 बर्लिन में होने वाले ओलंपिक्स का बहिष्कार यानी बायकॉट कर दिया जाए। लेकिन इस बीच हम देखते हैं एवरी ब्रैंडेज को, जो एक बिल्डर होने के साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर भी था। जब वो मीटिंग रूम में जाता है तब उसे पता चलता है कि जर्मनी से बुरी खबरें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ रोमानियंस की संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है और कुछ स्पोर्ट्स क्लब्स पर दबाव भी बनाया जा रहा है, ताकि यहूदियों को ओलंपिक में हिस्सा ही ना लेने दिया जाए। एवरी कहता है कि हमारा काम ओलंपिक करवाना है, न कि जर्मनी को राजनीति सिखाना, और खेल जगत में राजनीति की कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह ये आर्टिकल छप रहे थे कि हिटलर सिर्फ यहूदियों को नहीं बल्कि अश्वेत लोगों को भी ओलंपिक्स में शामिल नहीं करना चाहता। इसलिए सबको ये चिंता हो रही थी कि अगर ओलंपिक में भेदभाव हुआ तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब एवरी कहता है कि इन बुरी अफवाहों की वजह से ओलंपिक जैसे महान खेल को टाला नहीं जा सकता, इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ओलंपिक्स में हिस्सा तो लेना चाहता था, लेकिन उन्हें जर्मनी के इरादों और उनकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इसलिए वो जर्मन अधिकारियों से बात करने के लिए एवरी को अपना डिप्लोमेट बनाकर भेजने का फैसला करते हैं, ताकि ओलंपिक्स में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो पाए। दूसरी तरफ लैरी हर रोज उन खिलाड़ियों को स्प्रिंटिंग टेक्निक्स, रेस स्ट्रेटेजी, मेंटल टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस करवाता है। फिर हमें पता चलता है कि जैसी के पास अब चंद पैसे ही बचे थे, इसलिए वो अपनी बेटी ग्लोरिया की देखभाल के लिए बहुत कम पैसे भेज पाता है और पैसे कमाने के लिए एक सर्विस सेंटर पर सिक्योरिटी गार्ड की नाइट ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। पर नाइट ड्यूटी करने की वजह से उसकी ट्रेनिंग मिस हो जाती है और लैरी इस बात से नाराज होकर कहता है कि तुमने कमिटमेंट की थी कि तुम अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं करोगे। तो जैसी कहता है कि मेरी एक बेटी है जिसके पालन पोषण के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। जब लैरी को पता चलता है कि जैसी की एक बेटी भी है, तो उसकी मदद करने के लिए ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से उसके लिए आर्थिक मदद का इंतजाम कर देता है, जिसके बदले में जैसी को सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा और हर महीने उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जो उसके लिए काफी होंगे। फिर इस मदद के लिए वो लैरी को शुक्रिया कहता है और इमोशनल हो जाता है। इसके बाद उधर एवरी जब जर्मनी पहुंचता है तो वो देखता है कि जर्मन यहूदियों को उनके घरों से निकाल रहे हैं, उनके सामान को तोड़ा जा रहा है और उन्हें ट्रक्स में भरकर कहीं दूर ले जाया जा रहा है। फिर वो हिटलर के खास आदमी डॉक्टर जोसेफ से मिलता है, जो हिटलर का मंत्री था और ओलंपिक्स का सारा इंतजाम भी वही कर रहा था। एवरी जर्मन की नस्लीय विचारधारा को खत्म करने की मांग करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि आप लोग ओलंपिक्स के जरिए पूरी दुनिया को अपने विचार बताना चाहते हैं कि जर्मन जाति के लोग बाकी वर्गों से बेहतर हैं, लेकिन कोई भी देश आपकी इन विचारधाराओं से सहमत नहीं होगा और अगर यहूदियों, निग्रोस और बाकी वर्ग के लोगों को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया तो अमेरिका भी इस ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। डॉक्टर जोसेफ नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया में उनके देश की छवि खराब हो, इसलिए अपनी झूठी छवि बचाने के लिए वो एवरी की शर्तें मान जाता है। इस बीच शाम के वक्त जैसी के दोस्त उसे एक पोल के ऊपर से कूदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जब जैसी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में कूदने लगता है तो वो घायल हो जाता है। ये बात जब लैरी को पता चलती है तो वो उसकी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि 3 दिन बाद कंपटीशन होने वाला था
हालांकि जैसी कहता है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद भी जैसी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। लैरी देखता है कि जैसी को चलने में भी दिक्कत हो रही थी। ये देखकर लैरी उसे कहता है कि तुम्हें कंपटीशन छोड़ देना चाहिए, कहीं तुम और चोटिल ना हो जाओ, हम अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन जैसी हर हाल में दौड़ना चाहता था। रेस शुरू होने से पहले कुछ लोग उसके काले रंग की वजह से उसे नीचा दिखा रहे थे, लेकिन जैसी उनकी ओर ध्यान ना देकर खुद को फोकस करके पूरी रफ्तार से दौड़ने लगता है। वो इतनी तेज दौड़ता है कि 100 यार्ड्स डैश में जीत जाता है, जिससे कोच लैरी के साथ साथ पूरा स्टाफ हैरान हो जाता है कि आखिर इसने ये कैसे किया। लैरी बहुत खुश था क्योंकि उसकी स्टॉप वॉच के मुताबिक जैसी ने 99.3 सेकेंड्स में रेस खत्म करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था। मगर रेफरी के मुताबिक ये टाइम 99.3 नहीं बल्कि 99.4 सेकेंड्स था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर था। अब इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है, पर जैसी लैरी को किसी तरह से शांत करता है और वहाँ से ले जाता है। इसके बाद ब्रॉड जंप में हिस्सा लेने से पहले जैसी ट्रैक को एग्जामिन करता है। वो रेफरी से वर्ल्ड रिकॉर्ड की लेंथ पूछता है और ट्रैक के किनारे रुमाल रखकर निशानी लगाता है। फिर वो अपनी पूरी स्पीड से दौड़कर जंप करता है और पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब बारी आती है अगले खेल की, जहाँ वो 200 यार्ड्स डैश को 20.3 सेकेंड्स और 225 यार्ड्स हर्डल्स को सिर्फ 22.6 सेकेंड्स में खत्म करके 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना देता है। उसने घायल होने के बावजूद भी पिछले 45 मिनटों में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी और 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना दिए थे। अब जिस मैदान में सब लोग उसके काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, अब उसी मैदान में उसके नाम की जय जयकार हो रही थी। फिर बाद में लैरी उसे बताता है कि तुमने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक साल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और वो रिकॉर्ड पिछले 11 सालों से मेरे नाम पर था, लेकिन अब तुम उसे जीत चुके हो। फिर जैसी उसे याद दिलाते हुए कहता है कि आपने ही कहा था कि रिकॉर्ड्स तो रोज टूटते और बनते हैं, मगर हमारी मंजिल रिकॉर्ड्स बनाना नहीं बल्कि गोल्ड मेडल हासिल करना है। इसके बाद लॉस एंजलिस में भी कंपटीशन जीतने के बाद हर जगह जैसी के चर्चे होने लगे थे। इस बीच एक रात जब वो क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, तो वहाँ उसे सेला नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। जैसी उसे मना करते हुए कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, पर सेला उसके साथ डांस करने के लिए जोर देती है और डांस के दौरान उसे अपनी बातों में बहकाने लगती है। लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं होता क्योंकि सेला के साथ जैसी की तस्वीर अखबार में छप जाती है, जिसके बारे में रूथ को पता चल जाता है और वो जैसी पर केस फाइल कर देती है। इस घटना का सीधा असर जैसी के खेल पर पड़ता है क्योंकि अगली रेस में वो अपने कॉम्पिटिटर पीकॉक से हार जाता है। अपनी हार से जैसी बहुत निराश था, तो लैरी उसकी मदद करता है और मसले को सुलझाने के लिए कहता है। फिर जैसी फौरन रूथ के पास जाता है और उसे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन रूथ उसे कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुम वो जैसी नहीं रहे जिसे मैं प्यार करती थी, और वो जैसी को बाहर जाने के लिए कहती है। पर जैसी रूथ को किसी भी तरीके से मनाना चाहता था। वो सारा दिन सलून के बाहर उसका इंतजार करता है और जब शाम के समय सलून बंद होता है तो वो फिर से रूथ से मिलता है और किसी तरह रूथ को मना ही लेता है, जिसके बाद आखिरकार वो दोनों शादी कर लेते हैं। उधर वोटिंग के बाद अमेरिकन ओलंपिक कमेटी का फैसला आ चुका था कि अमेरिका ओलंपिक्स में हिस्सा लेगा और ये खबर हर अखबार में छप चुकी थी। इसलिए जैसी के घर पर नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की ओर से एक अधिकारी मिलने आता है जो निग्रोस के अधिकारों के लिए रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। वो अधिकारी चाहता था कि जैसी हिटलर के शासन में होने वाले ओलंपिक में हिस्सा न लेकर रेसिज्म के खिलाफ इस जंग में उनका साथ दे, ताकि वो सारी दुनिया को ये बता सके कि अगर यहूदियों पर हो रहे अत्याचार गलत हैं, तो यहाँ अमेरिका में भी काले लोगों पर होने वाले अत्याचार सही नहीं हो सकते। इसलिए फिर अगले दिन इसी बात को लेकर जैसी और लैरी के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लैरी को भी ब्लैक कम्युनिटी के लोगों की कोई परवाह नहीं थी, उसे परवाह थी तो बस गोल्ड मेडल की। इस बात से निराश होकर जैसी ओलंपिक में हिस्सा न लेने का फैसला करता है। फिर अकेले में जब लैरी को ब्लैक कम्युनिटी के दर्द का एहसास हो जाता है, तो वो जैसी से माफी मांगते हुए कहता है कि ट्रैक पर सिर्फ हार या जीत होती है और वहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। इसके बाद वो जैसी को कम से कम ओलंपिक ट्रायल्स क्वालिफाई करने के लिए कहता है। उसके बाद अगर वो चाहे तो ओलंपिक्स में हिस्सा ले या ना ले, ये उसका फैसला होगा। फिर ओलंपिक ट्रायल्स में जीतकर जैसी क्वालिफाई तो कर जाता है, लेकिन सारी ब्लैक कम्युनिटी का सवाल अब भी वही था कि क्या जैसी ओलंपिक्स में हिस्सा लेगा या नहीं।
फिर ओहायो स्टेट के डीन से लैरी को पता चलता है कि वो ऑफिशियल अमेरिकन कोच नहीं है, इसलिए वो जेसी के साथ कोच के तौर पर बर्लिन नहीं जा सकता और उसकी जगह डीन वहाँ जाएगा। इस बात से लैरी काफी निराश था क्योंकि उन्होंने जानबूझकर लैरी को वहाँ नहीं भेजा था। फिर रात के समय पिकॉक जेसी से मिलता है। वो कहता है कि सब लोगों की नजर तुम पर टिकी हुई है और हर कोई तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा है। फिर वो बताता है कि चोट लगने की वजह से मेरा करियर तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन तुम हम दोनों की तरफ से बर्लिन जाओ और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया के सामने हिटलर को हरा दो। लेकिन जेसी के लिए ये फैसला इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अगर वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत नहीं पाया और हार गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसकी हार से हिटलर की नाजी विचारधारा की जीत होगी और उसकी ब्लैक कम्युनिटी इस भेदभाव के दलदल में और धंस जाएगी, जिसके बाद पूरी ब्लैक कम्युनिटी उससे नाराज हो सकती है और गोरे तो पहले ही उसे पसंद नहीं करते। लेकिन पिकॉक कहता है कि जरा सोचो, अगर तुम नहीं खेले और जर्मन्स हमसे जीत गए तो भी हमारा कोई कुछ भला नहीं कर पाएगा। भला सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम उसके घर में जाकर उसके लोगों को ही हरा कर आओ, क्योंकि उसके बाद ही हमारे देश के लोग भी हमें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तुम भले ये ओलंपिक्स छोड़ दो, उससे भला कुछ नहीं होगा, उल्टा अपने देश के लोग तुम्हें कायर बोलेंगे, जबकि जीतकर जब तुम उनको खुशी दोगे तो सभी तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हम सब हैं तो एक ही देश के। इतना कहने पर जैसी भी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करें, तो रूथ उसे शांत करती है और कहती है कि तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और अपने दिल की बात सुनो। वो जानती थी कि जैसी बचपन से ही एक बढ़िया रनर बनना चाहता है, इसलिए वो उसे सिर्फ अपनी रनिंग पर ध्यान देने के लिए कहती है और उसे यकीन दिलाती है कि चाहे उसकी जीत हो या हार, किसी भी परिस्थिति में वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। रूथ की बातें सुनकर जैसी थोड़ा रिलैक्स होता है और अपने ओलंपिक के सफर पर निकल जाता है। जब वो गोरों के बीच खुद को अकेला महसूस कर रहा था तो लैरी उससे मिलता है। वो उसको देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ कैसे आ गए। भले ही ओलंपिक कमेटी ने लैरी को कोच के तौर पर सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो एक दोस्त के नाते जैसी के साथ बर्लिन जा रहा था और इस बात से जैसी को भी काफी राहत मिलती है। उधर एवरी की मेहनत रंग लाई थी, क्योंकि ओलंपिक्स में बुनियादी तौर पर भेदभाव खत्म हो चुका था। यहूदियों और निगरों को बाकी वर्गों की तरह ही इज्जत मिल रही थी और वो सब एक जैसे ही कमरों में रह रहे थे और एक ही टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अब लैरी को जैसी के साथ बर्लिन में देखकर डीन को बहुत गुस्सा आता है, जो उससे झगड़ने लगता है। पर जैसी कहता है कि अगर वो लैरी को यहाँ से निकाल देंगे तो वो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि वो सिर्फ लैरी पर भरोसा करता है। इसलिए उन्हें लैरी को जैसी के साथ रहने की परमिशन देनी पड़ती है, लेकिन ऑफिशियल कोच डीन ही रहेगा। आखिरकार ओलंपिक का दिन आ जाता है। जर्मन ने ओलंपिक के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था और पूरी दुनिया से अपने अपने देश को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख लोग वहाँ मौजूद थे। फिर हिटलर वहाँ आता है और सब लोग खड़े होकर उसे सम्मान देते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर जैसी घबरा जाता है और उसका गला सूखने लगता है, पर किसी तरह वो खुद को काबू में करता है और 100 मीटर डैश के लिए तैयार हो जाता है। 100 मीटर डैश में जैसी सबसे तेज दौड़कर अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लेता है। सब लोग उसके लिए खुश थे, लेकिन डॉक्टर जोसेफ और हिटलर उसकी जीत से खुश नहीं थे। जैसी का गोल्ड मेडल देखकर एवरी उसे हिटलर से मिलाने के लिए ले जाता है ताकि हिटलर उसे सम्मानित कर सके, पर हिटलर किसी निग्रो को सम्मानित नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बहाना बनाकर पहले ही वहाँ से जा चुका था। एवरी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि या तो हिटलर किसी को भी सम्मानित ना करे और अगर करना ही है तो सभी गोल्ड विजेताओं को एक जैसा ही सम्मानित करें, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो पाए। इस बात पर डॉक्टर जोसेफ कहता है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन हिटलर किसी निग्रो के साथ हाथ मिलाकर फोटो नहीं खिंचवाएंगे। अब ये बात सुनकर जैसी और एवरी का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए एवरी जैसी को लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी जैसी हारा हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए वो अपने इस अपमान का बदला जर्मन के सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी लॉजलॉन्ग को हराकर लेना चाहता था। अगले दिन ब्रॉड जंप क्वालिफायर राउंड के दौरान अपनी पहली बारी में लॉजलॉन्ग बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है और जब जैसी की बारी आती है तो वो ट्रैक को एग्जामिन करते हुए व्हाइट लाइन से आगे चला जाता है, जिस वजह से रेफरी फाउल डिक्लेयर कर देता है। इस वजह से जैसी दबाव में आ जाता है। फिर दूसरी बारी में जब वो जंप करता है तो उसका पैर व्हाइट लाइन से आगे आने की वजह से दूसरी बार फिर से फाउल हो जाता है। अब जैसी के पास क्वालिफाई करने के लिए आखिरी मौका बचा था, तो लॉजलॉन्ग अपना टॉवल ट्रैक के पास निशानी के तौर पर रख देता है और जैसी को उसके बारे में इशारा करके बता देता है ताकि जैसी को जंप करने में आसानी हो, और ऐसा ही होता है। जैसी बड़ी आसानी से जंप करके क्वालिफाई कर जाता है और बाद में लॉजलॉन्ग को शुक्रिया भी कहता है।
जैसी को समझ में आ जाता है कि किसी भी देश का कोई आदमी एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता। अगर हिटलर ऐसा है तो जरूरी नहीं कि सब वैसे हों। इसलिए वो सभी के प्रति नफरत की भावना छोड़कर सिर्फ अपने गेम पर फोकस करता है। इसके बाद हिटलर की मौजूदगी में ब्रॉड जंप का फाइनल मैच शुरू हो जाता है। लॉन्ग अपनी पहली बारी में 7.54 मीटर की छलांग लगाता है, जिसके जवाब में जेसी 7.74 मीटर्स की जंप करता है। फिर लॉन्ग दूसरी बारी में 7.87 मीटर की लंबी छलांग लगाकर एक नया यूरोपियन रिकॉर्ड बना देता है, जिसके जवाब में जेसी पूरी रफ्तार से दौड़कर 7.94 मीटर की लंबी छलांग लगाकर उसके यूरोपियन रिकॉर्ड को भी तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना देता है। लेकिन तभी तीसरी और आखिरी बार लॉन्ग का बैलेंस बिगड़ने की वजह से फाउल हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जेसी ब्रॉड जंप फाइनल में भी गोल्ड मेडल जीत चुका है, पर जेसी उस जंप को ना लेने का फैसला करता है और सीधा पहले लॉन्ग के पास आता है। वो कहता है, क्या हुआ दोस्त, ध्यान भटक कैसे गया? लॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन तुम अपनी जंप को मिस मत करो। यहाँ तक आने के लिए हम सभी ने मेहनत की है। तुम लास्ट जंप लो और एक ऐसा रिकॉर्ड बना दो जिसे कोई ना तोड़ पाए। अब जेसी पूरे फोकस और कॉन्फिडेंस के साथ जंप करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर डॉक्टर जोसेफ और हिटलर इस बात से बहुत परेशान लग रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेसी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद दौड़कर एक लंबी छलांग लगाता है और 8.06 मीटर का एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना देता है, जिसके बाद लॉन्ग उसका हाथ पकड़कर सारा मैदान घूमता है, जो हिटलर और उसके लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बाद में जेसी लॉन्ग के रूम में उसे थैंक्स कहने के लिए जाता है। लॉन्ग कहता है कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी सरकार जो कर रही है वो बहुत गलत है। वो ओलंपिक के जरिए पूरी दुनिया में नफरत और भेदभाव का संदेश देना चाहते हैं और मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसके बाद वो जेसी को मोटिवेट करता है ताकि जेसी अपने अगले कंपटीशन 200 मीटर डैश में फिर से एक गोल्ड मेडल जीतकर हिटलर की घटिया सोच को बुरी तरह से हरा दे। अब क्योंकि जर्मन्स चाहते थे कि वो 200 मीटर डैश हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सभी कैमरा बंद करने का सरकारी आदेश दे दिया था और सभी कैमरों पर कपड़े डाल दिए गए थे। लेकिन मिस लीनी, जिसे ओलंपिक को रिकॉर्ड करने का काम मिला था, वो अपनी टीम के साथ वहां आ जाती है, जो हिटलर के सामने ही सभी कैमरों से कपड़े हटाकर उस रेस को रिकॉर्ड करने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर जोसेफ और हिटलर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। फिर 200 मीटर डैश शुरू हो जाती है और जेसी सबसे तेज दौड़कर इस रेस में भी गोल्ड मेडल जीत जाता है। 1 लाख लोगों से भरा सारा मैदान जेसी ओवेंस के नाम से गूंज रहा था। चारों तरफ उसके नाम की जय जयकार हो रही थी, जो ये साबित कर रही थी कि जेसी जीत चुका है और हिटलर हार गया है। उसके पिता को उस पर नाज हो रहा था, जो रेडियो पर सब सुन रहे थे। इसके बाद डॉक्टर जोसेफ एवरी को ब्लैकमेल करके उस पर दबाव बनाता है ताकि 400 मीटर रिले में अमेरिका की ओर से दौड़ने वाले 4 खिलाड़ियों में से 2 यहूदी खिलाड़ियों सैम और मार्टी को निकाल दिया जाए, ताकि उसके देश में यहूदी लोग जीत पर जश्न ना मना सके। एवरी को उनकी घटिया सोच पर गुस्सा था, लेकिन वो मजबूर था और मजबूरन उसे उनको हटाना पड़ता है। इसलिए जब उन खिलाड़ियों को इस बारे में पता चलता है तो उन्हें हिटलर का राजनीतिक अंदाज हो जाता है, क्योंकि अमेरिकन खिलाड़ियों में से सिर्फ वो दोनों ही यहूदी खिलाड़ी थे। उन्होंने सैम और मार्टी को निकालकर जेसी के साथ एक और खिलाड़ी को भर्ती करने का फैसला किया था, लेकिन जेसी को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपने दोनों साथियों के अलग होने के बाद खुद भी रेस में हिस्सा लेने से मना कर देता है। फिर सैम और मार्टी जेसी से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बिना खेले ही हमें हरा दिया गया है, कि ये गोल्ड मेडल जीतकर तुम हमारे साथ हुए इस धोखे का बदला लो और हिटलर की सोच को हरा दो। अगर तुम नहीं दौड़े तो हम हार जाएंगे और हिटलर को एक मौका मिल जाएगा। ये सुनकर जेसी समझ जाता है कि उन दोनों को भी वही फील हो रहा है जो एक वक्त उसे अमेरिका में फील होता था। इसलिए 400 मीटर रिले में जेसी तेज दौड़कर अमेरिका को एक बढ़िया शुरुआत देता है। इसके बाद बाकी 3 खिलाड़ी भी अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ते हैं और 400 मीटर रिले को सिर्फ 39.8 सेकंड्स में खत्म करके न सिर्फ गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देते हैं। सब लोग उनकी कामयाबी से बहुत खुश थे। उन खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर से नाजी विचारधारा को हराकर जर्मन को करारा जवाब दिया था। 1936 ओलंपिक्स में जेसी ने 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर 4 गोल्ड मेडल जीत लिए थे और उसका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका था। उसने साबित कर दिखाया था कि कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती,
किसी का छोटा या बड़ा होना उसकी सोच और उसका कर्म दर्शाता है। जिस अमेरिका के गोरे लोग उसे नीचा दिखाते थे, अब वही लोग जैसी के स्वागत के लिए लाइन लगाकर खड़े थे, जिन्हें जैसी पर गर्व था। लेकिन समाज के बड़े लोगों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जब अमेरिका में विजेताओं के लिए दावत का इंतजाम किया जाता है तो जैसी को काले होने की वजह से होटल के मेन गेट के अंदर जाने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि तब जिम क्रो लॉज के चलते बड़े बड़े होटल्स में गोरों और कालों को अलग अलग खाने का कानून था, ताकि आपस में कोई टकराव ना हो। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए 4 गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी व्हाइट हाउस ने जैसी की सफलताओं को एक्नॉलेज ही नहीं किया था और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। जैसी ओवेंस के गोल्ड मेडल जीतने के बाद समाज में जो बदलाव जल्द से जल्द आने चाहिए थे, उनको आने में बहुत देर हुई। अब जरा सोचो दोस्तों, हम लोग एक दूसरे की बातों से ही इतने परेशान हो जाते हैं कि काम नहीं कर पाते, डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी की बातों से खुद के ईगो पर बात लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि हमें भाइयों की तरह साथ रहना सीखना चाहिए, या मूर्खों की तरह साथ साथ मरना चाहिए। इसी कोट के साथ दोस्तों, इस मूवी का मैं यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।